अनंत जी, जो चर्चाएं चल रही हैं जिसमें खान पान का तरीका, लोक संस्कृति का तरीका, पहनावे की बात, रीजनैलिटी, बाहरी वाला मुद्दा तो अभी अमिताभ जी बता ही रहे थे कि कोई अब बाहरी वाला मुद्दा इस मर्तबा नहीं चल रहा है, वो खत्म हो गया। पिछले चुनाव में जो था वो बात वहीं खत्म हो गई। एक नए तरीके से परिवर्तन की लहर के साथ इस वक्त बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये काम कर रहा है? क्या बीजेपी 2/3 बहुमत लेकर आ रही है? मीनाक्षी जी, देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर 4 तारीख को जब हम लोग आपके साथ बैठेंगे तब स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। क्योंकि अभी 2/3 बहुमत या बहुमत बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी करना थोड़ा मतलब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अब जो 125 या 107 सीटें दिखाई, 142 सीटें दिखाई दे रही हैं, जिनमें अगर आप देखें तो ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी शून्य है। आप लगातार उस तथ्य को दर्शकों के सामने रख रही हैं कि उन 35 सीटों में 34 टीएमसी के पास है और एक किसी अन्य दल के पास है, और भारतीय जनता पार्टी को साउथ बंगाल में बहुत अच्छा करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो बहुत समय से साउथ बंगाल के इलाके के प्रभारी हैं और वहां काम भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार वो 20 से 21 सीटें जीतेंगे। सीट वाइज एनालिसिस करके उन्होंने बताया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर कि इस बार कोलकाता, जिसको साउथ बंगाल कह सकते हैं, साउथ बंगाल इलाके में बीजेपी कम से कम आधी सीटों पर जीतेगी। तो अगर ऐसा होता है तो पहले चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार के कयास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगा रहे हैं, उन कयासों को द्वितीय चरण के बाद क्या कहते हैं कि मजबूती मिलेगी। बहुत दिलचस्प बयान आपने अभी हिमंता का चलाया। बिहार और बंगाल सब जगह, असम में भी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं, यहाँ मासेर झोल और तरकारी कहते हैं। वो जो फिश का मतलब जो पोर्शन होता है, जो क्या कहते हैं, फ्लैश होता है, उसको तरकारी कह के तो हिमंता बड़ा अच्छे से बोल रहे हैं कि 1 किलो कुल मिला के वो खा जाएंगे। लेकिन देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। जनता इस बार विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट डालेगी, ऐसा मेरा मानना है। ममता बनर्जी को 3 बार के एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, मैं इसको फिर से अंडरलाइन करता हूं कि पूरी ताकत झोंकी है, उससे अगर चुनाव परिणाम में उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि ममता दीदी अपने चुनावी राजनीतिक जो उनका की चुनावी राजनीतिक इनिंग है, उसकी सबसे डिफिकल्ट पारी खेल रही है। पिच भी उनके अनुकूल नहीं है, बॉलर भी उनके अनुकूल नहीं है, और फील्डिंग ऐसी सजाई गई है कि उनके लिए लंबे शॉट्स खेलना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का स्कोर इस बार भारतीय जनता पार्टी के आसपास रहना चाहिए। बहुत अधिक डिफरेंस दोनों दलों में होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, अगर मैं अपना अनुमान एक वाइल्ड गेस के तौर पर लगाऊं तो। अब राशिद जी, मैं अगर उन आंकड़ों को ही दर्शकों के सामने रख दूं कि बीजेपी की ये लड़ाई तो पहले से ही 34 माइनस से शुरू हो रही है दूसरे फेज में, क्योंकि 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर ममता बनर्जी के पिछली मर्तबा के जीत का मार्जिन ही 60,000 का था। अब वहां पर तो बीजेपी पहले से जानती है कि इन 34 सीटों में 60,000 के मार्जिन को पाट पाना तो आसान नहीं होने जा रहा। अब उसके आगे की लड़ाई उन्हें लड़नी है। तो अब ये बताएं कि चुनौती बीजेपी के लिए किस किस फ्रंट पर है और ममता बनर्जी के लिए किन फ्रंट पर है? देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि हर चुनाव बहुत मुश्किल माफ होता है। कीजिएगा आनंद जी, राशिद किदवई जी से मेरा सवाल था, मैं आ रही हूं आपके पास वापस। जी सॉरी। देखिए मीनाक्षी, हर चुनाव जो है हर राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जिस तरीके से हम उसका ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण की बात करते हैं, वो 2 बुनियादी बातें बताना बहुत जरूरी होती है।